हेलो गाइस, मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ और आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो एक्चुअली मैं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है क्या? Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। एंड एक्चुअली मैं दोबारा पूना आ गया हूँ अभी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में, क्योंकि मेरा जो मैं यहाँ से जो न्यूमेटिक जॉइंट वाला अपना प्रोस्थेटिक लेके गया था वो टूट गया। मतलब वो पूरा नहीं टूटा, बट जो प्रोस्थेटिक लेग होता है ना, अबव नी एम्पिटी वाला, उसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सबसे पहले होता है सॉकेट, वो तो सब में होता ही है जितने भी एम्पिटीज़ होते हैं। उसके बाद सॉकेट के बाद आता है उसमें जॉइंट, जो नी जॉइंट होता है आर्टिफिशियल। उसके बाद आता है उसमें एक रैप्टर और रोटेटर, और फिर आता है पाइलन और फुट। तो इनमें से जो सबसे लंबा जो पार्ट होता है इसमें, जो अपना प्रोस्थेटिक होता है, उसमें होता है पाइलन। और मेरा एक्चुअली में जो पाइलन था वही टूट गया था, क्योंकि मैं अपने ऑफिस जा रहा था और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा फुट था वो ऐसी सरफेस पे पड़ा जो कि इवन नहीं थी, और शायद वो अप डाउन के कारण वो उसका पाइलन टूट गया। तो मैं जब यहाँ एएलसी आया तो मैं यहाँ पे बोला कि मेरा पाइलन टूट गया ऐसे ऐसे, तो मुझे आगे पता चला कि वो मेरा नहीं टूटा अकेले का, वो यहाँ पे 4-5 बंदों का और का भी टूटा है। तो मे बी अनइवन सरफेस तो थी जहाँ पे मैंने पैर रखा जिस दिन टूटा वो, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जो जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट आ रहा था वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव था। तो जिसके कारण फिर क्या हुआ कि अभी मैंने जो लगवाया है अपना जो अभी नया पाइलन लगाया है मेरा, वो दूसरी कंपनी का लगाया है, वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जब वो लगा रहे थे इस चीज़ को, पाइलन चेंज कर रहे थे, तो मैं वहीं पे था उनके साथ। तो मैंने क्या नोटिस किया कि जो पुराना पाइलन मेरा लगा हुआ था उसकी थिकनेस बहुत काफ़ी कम थी, और जो भी नया पाइलन लगाया इन्होंने ब्लू वाला, उसकी थिकनेस है काफ़ी, उससे कंपैरेटिवली उससे अच्छी है। तो आई होप कि ये ज़्यादा चलेगा, क्योंकि 3 महीने तो बहुत कम चला मेरा पिछला वाला पाइलन जो भी था। बट स्टिल क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने चेंज करवा लिया है। बाकी चलने में कोई मुझे दिक्कत ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, मैंने 7 या 8 दिन तक मैंने प्रोस्थेटिक पहना नहीं, क्योंकि मेरे पे एक ही प्रोस्थेटिक लेग था और वो भी टूट गया। तो उसके बाद जब मेरा पाइलन दोबारा रिप्लेस किया उन्होंने, चेंज किया, और जब मैंने दोबारा पाइलन पहना, जब मैंने दोबारा प्रोस्थेटिक लेग पहना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार पहन रहा हूँ ये, और मेरे से खड़ा नहीं हो गया पहली बार, क्योंकि मैं 7-8 दिन से पहना नहीं था। तो वो जो एक यूज़ टू हो गया था मैं उस चीज़ से, मैं बिल्कुल अलग हो गया था। मतलब जो मैं यूज़ टू हो गया था लगातार पहनने का ना, उसे प्रोस्थेटिक लेग को कहीं भी जाना तो प्रोस्थेटिक लेग पहन के, तो अचानक से जब 7-8 दिन मेरे को नहीं मिला वो पहनने को, और उसके बाद जब अचानक मैंने पहना वो, तो मेरे को बहुत अलग सा लगा। मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, मेरे को बैलेंस नहीं बन रहा था। बट चलो फिर धीरे धीरे क्या 15-20 मिनट में फिर दोबारा नॉर्मल हो गया। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने पिछले 3 महीने के एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ आप लोगों से। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोस्थेटिक जो बनाने का तरीका है, और आपको कैसे कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने प्रोस्थेटिक अपना शुरू किया था बनवाना, तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मेरे को कुछ नहीं पता था, एक्चुअली में कुछ नहीं पता था। तो मैं गया, उन्होंने मेरा सॉकेट का नाप लिया, मेजरमेंट लिया। वो क्या करते हैं, आपके जो वो होता है स्टंप होता है, रेजिडुअल लिम्ब होता है उसका, वो उसके ऊपर पीओपी लगाते हैं, और फिर उसका कास्ट बनाते हैं पूरा एक। उसके बाद उस कास्ट का मशीन से वो पूरा जो कास्ट है उसको मशीन से 3D प्रिंटिंग करते हैं उसकी। उसके बाद उसको लैमिनेट करते हैं, और फिर आपका जॉइंट जो भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो, तो आपको एक जॉइंट मिलता है। उसके बाद वो जॉइंट लगा के सब चीज़ें जोड़ के वो दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप जब वहाँ पे आओगे अपना ट्रायल के लिए, तो ट्रायल के टाइम क्या होगा कि वो आपको प्रोस्थेटिक का जो सॉकेट है, पहले सॉकेट की फिटिंग चेक करेगा कि भाई सॉकेट जिस हिसाब से उन्होंने कास्ट लेके बनाया था वो एक्चुअली में आपके लिए फिट है भी कि नहीं है। तो आपका सॉकेट चेक हो गया कि आपका फिट आ रहा है सॉकेट, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपको ना बोलेंगे खड़े होने के लिए। तो जैसे आप खड़े होंगे ना, तो आपको वो एक्चुअली में जो दोनों पैर होंगे जो प्रोस्थेटिक नया बनाया और एक आपका नेचुरल जो लेग है,
उनमें ना काफ़ी डिफरेंस होगा। आपको लगेगा कि थोड़ा अप डाउन है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि पैर जो हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। एक्चुअली में बराबर नहीं होते हैं। जो आपका प्रोस्थेटिक लेग होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा आपके नॉर्मल वाले लेग से, क्योंकि ना मैंने पूछा था उनसे कि मेरा थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि फिर मुझे ना ऐसे लंचिंग करनी पड़ती है चलने में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बोला SOP यही है, क्योंकि अगर आपके उसमें थोड़ा सा भी ऐसा अनइवन सरफेस आया, मतलब कि लेफ़्ट जो भी आपका नॉर्मल पैर है वो आपने रखा है नॉर्मल सरफेस पे, और जो आपका प्रोस्थेटिक वाला पैर है वो आपने रखा थोड़ी सी भी उससे ऊपर वाली सरफेस पे, तो जो आपका पैर है ना वो दोनों बराबर रहेंगे। तो जो आपका प्रोस्थेटिक वाला पैर है वो टकरा जाएगा किससे, उस सरफेस से, और आप गिर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो उन्होंने कहा, बोला अगर आपको फिर भी चाहते हो आपकी इस चीज़ को बराबर करने का, तो बोला मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो, आप जो अपना प्रोस्थेटिक वाला लेग है उसके अंदर सोल डाल दो, एक एक्स्ट्रा सोल, ताकि वो हाइट एडजस्ट कर दे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर वो काट के उसको सेट कर देते हैं और फिर मैं सोचता घर जाके कि मैं इस चीज़ को दोबारा बड़ा कैसे करूँ, तो मैं नहीं कर सकता था उसे। बट सोल लगाना इज़ अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन, तो वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आपको ठीक नहीं लग रहा आप हटा दो, ठीक लग रहा है कैरी ऑन। तो उन्होंने ये चीज़ सही बताई मुझे। तो जब आपका प्रोस्थेटिक का ट्रायल हो रहा होगा तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि दोनों पैर बराबर हैं कि नहीं है, चलने में कोई प्रॉब्लम। हाँ, तीसरा एक और, चलने का जो तरीका, कितने लोगों को मैंने देखा है ना, वो जब प्रोस्थेटिक पहनते हैं तो वो ना जस्ट इसलिए कि उनके लिए ईजी होता है चलना, वो जो अपना प्रोस्थेटिक वाला लेग होता है उसको थोड़ा बाहर रखते हैं। थोड़ा जो लाइन होती है ना चलने की, बिल्कुल जो सीधी लाइन होती है उससे थोड़ा बाहर रखते हैं। और बाहर रखने से क्या होता है, वो चल तो कंफर्टेबल लगते हैं, बट ये करते करते ना उनकी आदत ऐसी हो जाती है कि वो ना ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चल पाते, मतलब विदाउट क्या बोलते हैं ऐसे लंचिंग और वगैरह। उनको फिर आदत ऐसी पड़ जाती है कि वो ना हमेशा एक पैर बाहर करके ही चलते हैं। और वो शुरुआत के लिए तो सही है, बट फिर वो बंदा ना चाह के भी बाद में चेंज नहीं कर पाता। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा सबको कि जब आप शुरू करोगे अपनी प्रोस्थेटिक ट्रेनिंग, तो शुरुआत में ही थोड़ा अपने ऊपर हार्ड रहिए और अपने को ऐसा तैयार करिए कि दिस इज़ द फाइनल थिंग। आप जैसे अभी अपने आप को मोल्ड करोगे, वही आपको हमेशा हेल्प करने वाला है। वो आप अभी इजी के चक्कर में रहोगे, तो इजी के चक्कर में इजी यूज़ी नहीं देखना है, ये देखना है कि आप प्रोस्थेटिक का पूरा यूज़ उठा पाओ, अच्छे से चल पाओ, कोई दिक्कत ना हो, और आपका जो अलाइनमेंट है चलने का वो सही रहे। एंड अलाइनमेंट मेरा भी 100% मैं ही नहीं कहूँगा कि मेरा सही है, बट कंपैरेटिवली मैंने जितने लोगों को देखा चलते हुए तो काफ़ी सही है। दूसरा, स्टिक का यूज़ तभी करें जब उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, मतलब आपको लगता है कि आप गिर सकते हैं या फिर आप नहीं चल सकते बिना स्टिक के बिना, तभी इसका यूज़ करें। हाँ, शुरुआत में आप कर सकते हैं कुछ दिन, बट अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो स्टिक का यूज़ ना ही करें, इफ़ यू आर नॉट दैट ओल्ड। तो क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद इंसान नहीं कर पाता है ये चीज़ें, बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो भी प्रोस्थेटिक के साथ तो बहुत। तो इसलिए अगर आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है तो अवॉइड यूजिंग द स्टिक्स, क्योंकि स्टिक जो है वो एक हेल्पिंग मटेरियल तो है, बट डोंट बिकम टू डिपेंडेंट ऑन स्टिक्स। तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि स्टिक का कम से कम यूज़ करो, और मैंने भी स्टिक का यूज़ किया है, बट मैंने नहीं किया, मैंने स्टिक का यूज़ मैंने तब किया जब मैं शायद स्लोप वाली चीज़ पे चढ़ रहा हूँ, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ, तभी क्या होगा। अभी यहाँ पे भी थोड़ी सी चढ़ाई है, बट वो आपको दिख नहीं रही होगी अभी, बट यहाँ पे है स्लोप, तो यहाँ पे चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चल रहा हूँ। एक्चुअली मैं शुरू से जो अभी तक मैंने वीडियो बनाई है पूरी की पूरी, मैं तब से चल ही रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या होती है कि जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आप एक सर्टेन टाइम बाद ना आपको ये चीज़ कंफर्टेबल लगने लग जाएगी, और आप जितना मर्जी चलना चाहो चल सकते हो। पहले जितना मर्जी तो नहीं बोलूँगा मैं, बट ये है कि काफ़ी चल लोगे, क्योंकि एक टाइम के बाद आप बहुत चल रहे, लेकिन एक टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं जो प्रोस्थेटिक आपके जो लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं से आपको चुभने लगता है, और वो फिर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको दर्द तो नहीं होता, बट डिस्कम्फर्ट महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इतना भी नहीं, बट मेरे को सही लगता है। तो मेरे को प्रोस्थेटिक से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कंफर्टेबल लगता है अब चलने में। बट ये है कि हाँ, पहले थोड़ा लगता है प्रॉब्लम कि चलने फिरने में दर्द भी होगा, आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा, बट ये है कि व्हेन यू विल गेट यूज्ड टू दैट
तो आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी कमी होगी, बढ़ेगी नहीं। बट हाँ, उसके साथ आपको अपने जो स्टंप है उसका भी क्या बोलते हैं, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि ये जो ऑपरेशन होता है एम्पुटेशन वाला ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल उसके बाद उसकी केयर करना होता है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है और फिर बहुत सफरिंग होती है। मैंने देखी है चीज़ें। मेरे जब ऑपरेशन हुआ था एम्पुटेशन का, तो मेरे में भी इन्फेक्शन हुआ था, बट डेट वाज सो माइनर कि एंटीबायोटिक से ठीक हो गया। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्रोस्थेटिक के साथ साथ जब तक आपका प्रोस्थेटिक बन रहा है, आप डेली एक्सरसाइज करो स्टंप की, ताकि उसकी मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। हर डायमेंशन में, हर डायरेक्शन में वो आराम से मूव हो सके। उसकी एक ऐप भी आती है एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए। वो एक ऐप ऑटोबॉक की है शायद वो। तो उसमें क्या होता है कि एनिमेशन से वो आपको ना टाइमर लगा के बताता भी है कि ऐसे करो ऐसे करो, वो पूरा बताता है। तो जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैं प्रोस्थेटिक सेंटर पहुंचा भी नहीं था यहाँ पे, मैं तब से वो ऐप इंस्टॉल करी थी और मैं तब उसके साथ प्रैक्टिस करता था। तो उस ऐप ने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि हमेशा आपको कोई ना कोई बंदा नहीं मिलेगा ये बताने वाला। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो प्रोस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं, और आप चाहोगे भी अगर, तो आपको कोई एडवाइस देने वाला होगा नहीं। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप ऑनलाइन चीज़ें देखें, और ऐप तो बहुत अच्छी हो, आपको आपकी हेल्थ के लिए, स्टंप की हेल्थ के लिए बहुत सही है। क्योंकि आप रनिंग कर नहीं सकते, बट उसमें एक्सरसाइज जो है, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बेड में बैठे बैठे और लेटे लेटे करनी है। ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मोबाइल ऑन करिए, उस पर ऐप में जाना, अपना लिखना है डायग्नोसिस जो भी आप, वट एवर यू आर बिलो नी एम्पुटी और अबव नी और आर्म एम्पुटी, जो भी आप एम्पुटेशन है आपका, उस हिसाब से वहाँ पर एक्सरसाइज आती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ऐप। हाँ, मैं बता रहा था कि प्रोस्थेटिक बनाते समय क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो आपने जब सारा कुछ देख लिया, आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो लास्ट में ना वो एक फाइनल फिनिशिंग करते हैं जो आपका प्रोस्थेटिक है पूरा। उसमें क्या करते हैं, वो आपका ना जो फुट होता है उसके ऊपर ना फोम जैसी कवरिंग लगाते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप लगवा भी सकते हो, नहीं भी लगवा सकते हो। कोई क्या करता है कि ऐसे ही खाली छोड़ देता है, मतलब जो जॉइंट होता है वो दिख रहा होता है बाहर से साफ, और कोई उसको क्या करता है कि उस पर कवरिंग लगा देता है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट मैं तो ये कहूँगा कि इफ़ यू आर यूजिंग 2 प्रोस्थेटिक लेग्स, तो एक ऐसा बनाइए जो फोम कवरिंग हो, ताकि आप उसमें कपड़े आराम से पहन सकें कोई भी। और एक अगर आपको बनाना भी है, मतलब सिंपल सा जो पूरा दिख रहा है बाहर से सब कुछ, तो वो आप बना सकते हो। दूसरा एक मैंने अभी तक 2 ही जॉइंट देखे हैं अभी तक, एक हाइड्रोलिक वाला और एक न्यूमेटिक वाला। तो जब मेरा पैर नहीं बना था तो मैंने न्यूमेटिक के बारे में सुना था कि न्यूमेटिक अच्छा नहीं है, न्यूमेटिक जॉइंट और हाइड्रोलिक बहुत अच्छा है। तो मेरे मन में भी ऐसी चीज़ें आ गई थी उस समय कि हाँ, शायद न्यूमेटिक बेकार है और हाइड्रोलिक अच्छा है। बट जब मैंने अभी न्यूमेटिक यूज़ किया, जो कि मैं अभी करंटली कर ही रहा हूँ, तो मेरे को न्यूमेटिक इतना बेकार लगा नहीं। मतलब बेकार क्या, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर न्यूमेटिक ऐसा है तो हाइड्रोलिक कैसा होगा, जिसकी मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी है कि वो काफ़ी अच्छा है न्यूमेटिक के कंपैरिजन में। तो मेरे को तो न्यूमेटिक अच्छा लगा, और मुझे लगता है हाइड्रोलिक इससे भी अच्छा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक और चीज़, कितने लोगों को मैंने देखा कि उनको ना जो फर्स्ट उनका प्रोस्थेटिक था वो हाइड्रोलिक मिला। तो क्या हुआ कि उन्होंने हाइड्रोलिक से बहुत जल्दी चीज़ें सीख तो ली, बट जब उनको दूसरा लेग न्यूमेटिक मिला ना, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हुई चलने में, क्योंकि हाइड्रोलिक कंपैरेटिवली आसान है चलना न्यूमेटिक से। तो मेरे को तो न्यूमेटिक मिला है पहले, तो मैंने हार्ड चीज़ पहले ख़त्म कर दी। तो मेरे को अगला अभी हाइड्रोलिक मिलेगा। तो अभी मैं पुणे में आया था, तो मैंने आया हूँ अभी, तो मैंने मेजरमेंट तो दे दिया अपना हाइड्रोलिक लेग का। लेकिन यही है कि वो कह रहे हैं कि महीना लगेगा कम से कम बनने के लिए यहाँ पे, और मेरे पे तो टाइम है नहीं एक्चुअली। यहाँ पे रुकूँ मैं, फिर 1 महीना यहाँ पे दूँ, फिर ट्रायल करूँ, तो वो बहुत टाइम ले लेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने मेजरमेंट दे दी है, उन्होंने कहा कि जून में हम बना के दे देंगे। तो मैं क्या करूँगा कि जून में लेने आऊँगा वापस। अभी मैं, आज है फ्राइडे, हाँ आज है फ्राइडे, मंडे को मैं निकलूँगा यहाँ से वापस हिमाचल को, एंड देन आऊँगा जून में अपना हाइड्रोलिक लेग के लिए। तो एक और चीज़ जो मुझे बहुत लोगों ने पूछी
कमेंट्स में और जगह भी मुझे काफ़ी लोगों ने पूछी ये चीज़ कि जो न्यूमेटिक लेग है उसका कॉस्ट क्या है। तो वैसे न्यूमेटिक के जो लेग जो है जॉइंट है उसका पूरा कॉस्ट तो वैसे मोटा मोटा देखा जाए 1.2 लाख है, बट अगर उसमें पूरी उसकी जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं उसके साथ सब कुछ मिला के, मतलब आपको ऐसा चाहिए कि बिल्कुल चलने के लिए रेडी, सब कुछ मिला के एवरीथिंग, तो अराउंड 1.5 लाख तो आपको पड़ जाएगा सब कुछ मिला के। और वो जो जॉइंट है न्यूमेटिक का जो मैं यूज़ करता हूँ वो ऑसर का है, और जो फुट है वो ब्रीज़ का है, और जो पाइलन है जो मैंने लगाया वो मेड इन इंडिया है। पुराना भी मेड इन इंडिया था और टूट गया था, बट ये वाला अच्छा है। तो लेट्स सी। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, या फिर आपको ALC में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ काम हो, कुछ भी चीज़ें आपको जाननी हो प्रोस्थेटिक लेग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और मुझे नहीं पता होंगे तो ऑब्वियसली मैं पता करूँगा, और इस वे में मुझे भी पता चलेंगी काफ़ी नई चीज़ें। आई होप सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप जिनको ज़रूरत होगी इस वीडियो की उन तक ये वीडियो पहुँचेगी और सबको फ़ायदा होगा। दैट्स द मोटो। तो तब तक के लिए बाय। और उसके बाद जब हाइड्रोलिक मिलेगा मुझे तो उसका बनाऊंगा, उसका भी वीडियो बनाऊंगा एक हाइड्रोलिक जो मिलेगा मुझे। तब तक के लिए I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now.